नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट पीएसएलवी के एक ऐसे फेलियर की जिसने सबको चौंका दिया। और हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है कि क्या इसका असर भारत के सबसे बड़े सपने गगनयान मिशन पर भी पड़ेगा। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सीधी है और शायद इसीलिए ये इतनी परेशान करने वाली है। वो रॉकेट जिसे हम भारत की स्पेस एम्बिशंस की रीढ़ की हड्डी मानते थे, आज उसी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि पीएसएलवी इतना जरूरी क्यों है। इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं और ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला है। सोचिए, 90s से लेकर आज तक इसने न जाने कितने ही मिशन सक्सेसफुली पूरे किए हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? दो चीजें, एक रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, और दूसरा कम लागत। इसी भरोसे और कम लागत के कॉम्बिनेशन ने भारत को ग्लोबल स्पेस मार्केट में एक बहुत बड़ा प्लेयर बना दिया। दुनिया भर के देश अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने के लिए भारत के पास आते थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? चलिए जरा C-62 मिशन के फेलियर को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब परत दर परत समझते हैं कि 12 जनवरी को आखिर गड़बड़ हुई कहां। तो ये देखिए उस दिन का पूरा प्लान। तारीख थी 12 जनवरी 2026। रॉकेट था PSLV-DL। इसका मेन काम था EOS-N1 नाम के सैटेलाइट, जिसे अन्वेषा भी कहते हैं, उसे ऑर्बिट तक पहुंचाना। और ये अकेला नहीं जा रहा था, इसके साथ 15 और छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी थे। शुरुआत एकदम परफेक्ट थी, मतलब बिल्कुल टेक्स्ट बुक लॉन्च। पहला स्टेज अलग हुआ, दूसरा स्टेज अलग हुआ, सब कुछ प्लान के मुताबिक। रॉकेट तेजी से ऊपर जा रहा था, लेकिन असली दिक्कत शुरू हुई थर्ड स्टेज में। अचानक रॉकेट अपने तय रास्ते से भटक गया। और ये कोई छोटा मोटा भटकाव नहीं था, ये इतना ज्यादा था कि रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचने के लिए जो स्पीड चाहिए थी वो उसे कभी मिल ही नहीं पाई। और नतीजा, मिशन फेल। वो सारे के सारे 16 सैटेलाइट्स हमेशा के लिए खो गए। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था, मतलब होता है कभी कभी अ बैड डे एट द ऑफिस, या फिर ये किसी बहुत बड़ी गहरी प्रॉब्लम का इशारा है? जवाब है नहीं, और यही बात इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा सीरियस बना देती है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक पैटर्न बनता दिख रहा है। ये लगातार दूसरी बार था जब पीएसएलवी का थर्ड स्टेज फेल हुआ। इससे ठीक पहले मई 2025 में पीएसएलवी C-61 मिशन के साथ भी ठीक यही हुआ था। अब देखिए, एक ही स्टेज में एक ही तरह की प्रॉब्लम, वो भी बैक टू बैक। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब जरा समझते हैं कि इस एक फेलियर का असर कितना गहरा है। ये सिर्फ एक मिशन के फेल होने की बात नहीं है, इसका जो रिपल इफेक्ट है, मतलब इसकी जो लहरें हैं, वो इतनी दूर तक जा रही हैं कि वो भारत के पूरे स्पेस प्रोग्राम की नींव तक को हिला सकती हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा नुकसान तो EOS-N1 सैटेलाइट का ही है। और ये कोई मामूली सैटेलाइट नहीं था, ये एक हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट था। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये सैटेलाइट पृथ्वी को ऐसे रंगों में देख सकता था जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। इस कमाल की टेक्नोलॉजी से ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जैसे बॉर्डर पर नजर रखने के लिए, और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, जैसे प्रदूषण कहाँ बढ़ रहा है या फसलों की हालत क्या है, इन सब का बहुत ही सटीक डेटा दे सकता था। तो इसका खो जाना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस है। तो पहला असर पड़ता है टेक्नोलॉजी और क्वालिटी पर। जाहिर है, अब इसरो के प्रोपल्शन सिस्टम पर, खास तौर पर उस थर्ड स्टेज पर, बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या रॉकेट बनाने में कोई कमी रह गई? क्या जो क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस हैं वो कहीं ढीले पड़ गए हैं? और किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए इस तरह के सवाल उसकी रेपुटेशन के लिए बहुत खराब होते हैं। दूसरा असर कमर्शियल मार्केट पर। देखिए, भारत की सबसे बड़ी यूएसपी क्या थी? कम कीमत पर एक भरोसेमंद लॉन्च, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। इन फेलियर से सीधा उसी रेप्यूटेशन पर चोट लगती है। अब होगा क्या? सैटेलाइट लॉन्च का इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा, और जो इंटरनेशनल कस्टमर्स भारत के पास आते थे वो अब स्पेसएक्स जैसी कंपनियों की तरफ देखने लगेंगे, जहां रिलायबिलिटी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, वो है ट्रांसपेरेंसी का सवाल। मतलब आप कितने पारदर्शी हैं। फेलियर की जांच रिपोर्ट में जो देरी हो रही है उसकी काफी आलोचना हो रही है। देखिए, स्पेस का जो काम है वो एक ग्लोबल खेल है। अगर आपको इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स बनानी है, दुनिया का भरोसा जीतना है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी गलतियों को मानें, उनकी वजह बताएं, और दुनिया को ये भी बताएं कि आप आगे ऐसा होने से रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। तो इन सब चिंताओं के बीच में एक सवाल है जो सबसे बड़ा है, एक ऐसा सवाल जो भारत के सबसे एम्बिशियस स्पेस मिशन गगनयान से जुड़ा है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या पीएसएलवी में आई ये दिक्कत भारत के उस ऐतिहासिक मिशन में कोई रुकावट डालेगी जिसमें हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाले हैं? क्या गगनयान लेट हो जाएगा? और इसका जवाब हमें सीधे इसरो के चेयरमैन वी नारायणन से मिला है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पीएसएलवी C-62 फेलियर का गगनयान मिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई देरी नहीं होगी। अब सवाल है क्यों? वजह सीधी है, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम्स बिल्कुल अलग अलग टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इस फर्क को यहाँ बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। देखिए, जो रॉकेट फेल हुआ वो है PSLV, इसका काम है सैटेलाइट्स लॉन्च करना। लेकिन गगनयान के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल होगा वो है LVM-3। ये एक ह्यूमन रेटेड हैवी लिफ्ट रॉकेट है। ह्यूमन रेटेड का मतलब है कि इसे इंसानों को स्पेस में सुरक्षित ले जाने के लिए बनाया गया है। इसमें सेफ्टी फीचर्स कई गुना ज्यादा होते हैं और इसके टेस्ट भी बहुत कड़े होते हैं। तो सीधी सी बात है, पीएसएलवी की जांच अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन गगनयान का काम वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है। तो चलिए अब जरा एक स्टेप पीछे हटते हैं और अब बिग पिक्चर देखते हैं। ये जो पूरा वाकया हुआ, ये हमें भारत के स्पेस प्रोग्राम के बारे में क्या सिखाता है? एम्बिशन, रिस्क और फेलियर, इनके बीच जो एक नाजुक बैलेंस है उसके बारे में क्या बताता है? यहाँ से 3 बड़े टेकअवेज हैं। पहली बात,
कोई भी बड़ी स्पेस पावर हो, उसे अपने एम्बिशंस और टेक्निकल रिस्क के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना ही पड़ता है। दूसरा, पब्लिक का और पूरी दुनिया का भरोसा जीतने के लिए ट्रांसपेरेंट होना यानी पारदर्शी होना बहुत बहुत जरूरी है। और तीसरी और आखिरी बात, एक स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट का नुकसान सिर्फ एक सैटेलाइट का नुकसान नहीं होता, इसका सीधा असर देश की सुरक्षा और प्लानिंग पर पड़ता है। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ हम इस चर्चा को खत्म करना चाहेंगे। एक उभरती हुई स्पेस पावर के लिए क्या कुछ नया, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग करने के लिए पब्लिक फेलियर का रिस्क उठाना एक जरूरी कीमत है? क्या ये वो कीमत है जो इनोवेशन के लिए चुका